देश भर के 700 से भी ज्यादा पूर्व अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के चुनावी चालबाजियों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत किया है। जी हां, ज्ञानेश कुमार को एक तगड़ा वाला लेटर लिखा गया है और जो बात चुनाव आयोग ने तमाम राज्यों के चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को बताया था, वही बात 700 से ज्यादा पूर्व अफसरों, कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार को याद दिलाने का प्रयास किया है और साफ साफ कह दिया है कि या तो कार्यवाही करिए या फिर अन्य पार्टियों के नेताओं को भी वही मौका दीजिए जो नरेंद्र मोदी ने मौके का लाभ उठाया है। उधर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका की सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा यानी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है, लेकिन अलग करने में ही एक नई कहानी भी खुल गई है। पूरा मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और इस वीडियो के शूट होते होते केजरीवाल केस, जिसमें महिला जज को मामले की सुनवाई से अलग होने की बात कही जा रही थी, मांग की जा रही थी केजरीवाल की तरफ से, उसमें जज ने खुद को अलग करने से मना कर दिया है। और मना करने के साथ साथ जो बातें उन्होंने कहा है, उन्हें आप सभी को बड़े ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल के तमाम तर्कों को खारिज करते हुए अपने आप को सही बताया है। आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम में जाने का मामला हो, चाहे बच्चों को केस मिलने सरकारी वकील बनाने का मामला हो, इन सब को जस्टिस शर्मा ने सही बताया है। और क्या क्या तर्क दिए हैं उन सबको ध्यान से सुनिएगा। एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इधर देखिए, आपको याद होगा उमर खालिद कितनी बार जमानत याचिका लगा चुके हैं अलग अलग अदालतों में। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका पर फटकार लगाते हुए कह दिया कि अगले 1 साल तक आप जमानत याचिका नहीं लगा सकते, यानी ऐतिहासिक आदेश दे दिया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर जब उमर खालिद की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर की गई तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया कि कोई अच्छा आधार या कारण नहीं दिख रहा है कि उस आदेश की समीक्षा की जाए, यानी उस पर पुनर्विचार किया जाए। साल 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसी से जुड़ा हुआ मामला है। उमर खालिद पर भड़काऊ भाषण देने और दंगे की साजिश रचने का आरोप लगा था। UAPA जैसी धाराएं लगाई गई। पुलिस ने कहा कि दंगे की प्लानिंग में ये शामिल थे, यानी मामला साल 2020 का है। ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लगातार जमानतें खारिज होती रहीं। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से मना कर दिया। 5 साल से भी ज्यादा वक्त जेल में रहते हुए हो गया, लेकिन जमानत नहीं मिल पा रही है। इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ पुलिस और अदालत को लगता है कि उमर खालिद ने बहुत बड़ा कांड किया था, जमानत नहीं मिलनी चाहिए, बहुत सारे सबूत भी इन लोगों को दिखते हैं, लेकिन अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। सोचिए ये किस हद का अमृतकाल है। यदि सच में ढेर सारे सबूत हैं, उमर खालिद ने बहुत बड़ा कांड किया था, तो फिर अब तक सुनवाई करके सजा काहे नहीं सुना दी गई? यदि उमर खालिद इतने ही बड़े आतंकवादी हैं तो सजा क्यों नहीं सुना देते? और सजा सुनाना तो बहुत दूर की बात है, ट्रायल ही शुरू नहीं हो पाया। 20 का मामला है, 26 चल रहा है। जब तक ट्रायल शुरू नहीं होगा तब तक सबूतों और गवाहों की बारी नहीं आएगी। अमृतकाल का यही खेल है। पहले किसी को भी जो सत्ता को सूट न करे, जो सत्ता के लिए चुनौती हो, उसको उठाकर जेल में डाल दो। बाद में सबूत और गवाह तैयार होते रहेंगे। जब तक तैयार ना हो तब तक जमानत भी नहीं मिलेगी, और तैयार नहीं हो पा रहा है तो धीरे से मुकदमे वापस ले लिया जाता है। सोनम वांगचुक का मामला याद करिए। महीनों तक सरकार ने उन्हें जेल में सड़ाया और फिर चुपके से एक दिन NSA हटा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट सरकार से भी 2 कदम आगे चलता हुआ दिखता है। एक बार नहीं पूछा गया कि सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, उनका जो नुकसान हुआ, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्कर्म उनके साथ किया गया, उसका क्या? उनके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन नेता जिम्मेदार है? कौन अधिकारी जिम्मेदार है? कौन भरपाई करेगा उसकी? यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाता तो शायद ये मनबढ़ई आगे न होती सत्ता की। लेकिन ऐसा लगता है कि अमृतकाल में सब धान 22 पसेरी हो गया है। उमर खालिद का केस इस बात का एकदम क्लासिक उदाहरण है कि सत्ता और सिस्टम का निशाना क्या है, असल निशाना क्या है। अब आइए दिल्ली हाईकोर्ट वाला मामला देखिए। इसके बाद प्रधानमंत्री की शिकायत पर चलेंगे। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं नरेश बालियान। इनके खिलाफ मकोका के तहत कोई केस चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने सांगवान और अन्य के खिलाफ 16 FIR दर्ज किया है। बहुत सारे आरोप लगाए गए। बालियान की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही थी। अब इस याचिका की सुनवाई से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है। यह केस अब 23 अप्रैल को किसी अन्य जज के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी अब इसकी सुनवाई कोई और करेगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, जस्टिस
शर्मा ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते समय कोई कारण नहीं बताया। यानी उधर अरविंद केजरीवाल अपने केस की सुनवाई से जस्टिस शर्मा को अलग होने के लिए कह रहे थे, दलील पर दलील दे रहे थे। इधर जस्टिस शर्मा ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक के केस से खुद को अलग कर लिया। क्यों कर लिया किसी को पता नहीं, कोई कारण नहीं बताया। वैसे इस मामले में पत्रकार सौरभ दास ने एक बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया। कहते हैं कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा लगभग 1.5 साल से इस जमानत याचिका की सुनवाई कर रही थी, बालियान वाले की। सोचिए 1.5 साल से, जबकि अदालतें बार बार कहती हैं कि जमानत याचिकाओं पर सुनवाई और फैसला जल्द होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1.5 साल से सुनवाई चल रही थी। सौरभ दास याद दिला रहे हैं कि केजरीवाल और सीबीआई का जो मामला है उसमें सीबीआई ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि जब भी एमपी एमएलए का कोई मामला आता है तो उन पर त्वरित सुनवाई अनिवार्य है। अब यहां से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को राहत मिली थी, इस तर्क के माध्यम से राहत मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई अनिवार्य है, जल्द से जल्द त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। मगर मसला यह है कि तुरंत सुनवाई, त्वरित सुनवाई हर मामले में होनी चाहिए ना, यहां पिक एंड चूज तो हो नहीं सकता। केजरीवाल के मामले में जब बुलेट की स्पीड से सुनवाई होती है तब सुप्रीम कोर्ट की बात याद दिलाई जाती है सीबीआई द्वारा, लेकिन वही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा नरेश बालियान के मामले में 1.5 साल से जमानत पर सुनवाई कर रही हैं। तो एक केस में आपको सुप्रीम कोर्ट की त्वरित सुनवाई वाली बात याद है और दूसरे में भुलाया जाता है। सवाल है कि क्या यह रणनीति गंभीर चूक में बदल गई? उधर केजरीवाल और अन्य के मामले में सुनवाई से खुद को अलग करने के केस में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केस से खुद को अलग करने से साफ इनकार कर दिया और बेहद महत्वपूर्ण बातें कहा है। इनका कहना है कि किसी जज की योग्यता का निर्धारण हाईकोर्ट द्वारा किया जाता है, न कि वादी द्वारा। किसी राजनेता को सीमा पार करने और न्यायिक योग्यता का आकलन करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। वादी की जीत हमेशा आवश्यक नहीं होती है, केवल हाईकोर्ट ही ये निर्धारित कर सकता है कि निर्णय पक्षपातपूर्ण है या नहीं। जिला न्यायालय के फैसलों को हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखा जा सकता है और यही बात हाईकोर्ट के निर्णय पर भी लागू होती है। इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। वादी की ये चिंता कि न्यायालय से राहत नहीं मिलेगी न्यायाधीश के विरुद्ध पूर्वाग्रह का आरोप लगाने का आधार नहीं हो सकती। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आगे कहा कि आरोपों के बावजूद कोई न्यायाधीश न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हो सकता। कोई जज किसी वादी के निराधार पूर्वाग्रह के संदेह और मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर खुद को मामले से अलग नहीं कर सकता। न्यायाधीश पर व्यक्तिगत हमला संस्था पर हमले के बराबर है। ये जो हमला हुआ है वो सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि पूरी संस्था पर हमला है। यदि मैं यहाँ खुद को मामले से अलग कर लेती हूँ तो इससे ये बात निकलेगी कि कोई वादी इस तरह की चीज करवा सकता है, यानी दबाव बना के जज को बदल सकता है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि मेरी लॉयल्टी संविधान के प्रति है, बिना फियर और बिना फेवर के मैं सुनवाई करती रहूंगी। यानी जस्टिस शर्मा का कहना है कि यदि मैंने खुद को इस केस से अलग कर लिया तो वादी चाहे तो मामले को खुद से अलग कर सकता है, ये बात फैलेगी और जनता को विश्वास हो जाएगा कि जज किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। मगर सवाल तो ये भी उठना है कि यदि इतने सारे आरोपों के बाद भी, इतने सारे तथ्य सामने आने के बाद भी जज खुद को अलग न करे मामले से, तो फिर जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है? क्या तब ये संदेश नहीं जाता कि जज किसी राजनीतिक दल या उससे विचारधारा से जुड़े हुए हैं? जब यहां तक आरोप लग गया और स्वीकार भी किया गया कि 4-4 बार आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम में, यानी उसके संगठन से जुड़े हुए कार्यक्रम में आप जा चुकी हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने सौरभ दास की रिपोर्ट के आधार पर यह भी आरोप लगाया था कि सीबीआई की तरफ से जो वकील केस लड़ रहे हैं, सरकारी वकील, केंद्र के वकील, वही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चों को सरकारी वकीलों के पैनल में मुकदमे भी देते हैं। इस पर उन्होंने लिखा कि भले ही सरकारी पैनल में रिश्तेदारों को शामिल किया गया हो, लेकिन वादी को इस मामले में उनका संबंध और प्रभाव साबित करना होता है। ऐसा कोई संबंध नहीं दिखाया गया है फाइल में। उनकी नियुक्ति या उनके रिश्ते का इस विवाद से कोई संबंध नहीं है। खुद को मामले से अलग करने वाली फाइल में कोई सबूत नहीं था, बल्कि जज की निष्पक्षता और ईमानदारी पर लांछन, संकेत और संदेह व्यक्त किए गए थे। जस्टिस शर्मा ने अपने फैसले में लिखा है कि जब तक इस बात का कोई सबूत न हो कि जज के पद का दुरुपयोग हुआ है, तब तक वादी यह तय नहीं कर सकता कि न्यायाधीश के बच्चों को अपना जीवन कैसे जीना है। अगर राजनेताओं के बच्चे राजनीति में आ सकते हैं तो न्यायाधीश के बच्चों या परिवार के सदस्यों के विधि पेशे में आने और दूसरों की तरह संघर्ष करके खुद को साबित करने पर सवाल उठाना कैसे उचित होगा? इस न्यायालय में मेरे रिश्तेदारों का इस विभाग से कोई संबंध नहीं है। यहां पर एक लाइन ध्यान दीजिएगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कह रही है कि अगर नेताओं के बच्चे राजनीति में आ सकते हैं तो जजों के बच्चों या परिवार के लोगों के कानूनी पेशे में आने और दूसरों की तरह संघर्ष करके खुद को साबित करने पर सवाल कैसे उठ सकता है? जबकि मूल सवाल तो यही है कि क्या जजों के बच्चों को भी संघर्ष करना पड़ रहा है? सारी आपत्ति तो इसी बात को लेकर है। सौरभ दास ने अपनी रिपोर्ट में यही तो बताया था कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चों को जो लोग बेहद जाने माने पुराने वकील हैं, नामचीन वकील हैं, उनसे भी ज्यादा केसेस मिलते हैं,
हजारों की संख्या में। मैंने पिछले दिनों इस रिपोर्ट में दिखाया भी था। और एक को तो सिर्फ 4 साल का अनुभव है मैडम के बच्चे को, फिर भी सरकारी पैनल में जगह मिल गई। यानी सारा विवाद तो यही है ना कि आम परिवारों से आने वाले वकील जिंदगी भर घिसते रह जाते हैं, वो हासिल नहीं कर पाते जो कथित रूप से मैडम के बच्चों ने बेहद कम समय में हासिल कर लिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हासिल कर लिया। बहरहाल आगे इन्होंने लिखा है कि बच्चों का इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है। अगर इसको स्वीकार लिया जाए, इन आरोपों को मान लिया जाए, तो फिर न्यायालय ऐसे किसी भी केस की सुनवाई नहीं कर पाएगा जिसमें भारत सरकार पक्ष रहेगी, यानी पक्षकार रहेगी। इस तरह का आरोप न केवल निराधार है बल्कि न्यायिक पद और उसकी जुड़ी हुई गरिमा की भी अनदेखी करता है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि अदालत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया जा रहा है, चुनिंदा रूप से निशाना बनाया जा रहा है, और केजरीवाल अपने हलफनामों में विरोधाभासी रूप अपना रहे हैं। आवेदकों की व्यक्तिगत आशंकाएं उचित पूर्वाग्रह की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती हैं। मामले से हटने का निर्णय कानून के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी मनगढ़ंत कहानी के आधार पर। यानी अरविंद केजरीवाल ने जो 11 कारण बताए थे, जैसे इस केस में अचानक बहुत तेजी से सुनवाई, एक पक्ष को सुने बिना फैसला पलट देना, जो राहत सीबीआई ने मांगा भी नहीं था वो भी राहत दे देना, जस्टिस शर्मा को 4 बार अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में शामिल होना, इन सारी चीजों को माननीय जज ने मनगढ़ंत कहानी बता दिया। जहां तक उनके बच्चों को केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ के आरोप लगाए गए थे और सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चाओं को सीबीआई की तरफ से गलत सूचना के आधार पर बता दिया गया। अब इसे लेकर जस्टिस शर्मा ने कहा है कि 34 साल से जज के रूप में कार्यरत है, सोशल मीडिया पर कही गई बातों पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त रूप से ट्रेंड है। उन्होंने कहा कि इस पेशे में कई जजों के जीवन साथी हैं, यानी कानूनी पेशे में जजों के रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं। जब मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट थी तब मेरे बच्चों का जन्म हुआ था, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं उठा सकता। अब खबरदार कोई ये नहीं कहेगा कि बच्चे पैदा होते ही सरकारी पैनल में थोड़ी न चले गए, वो तो बाद की बात हो रही है जब बड़े हुए वकील बने। बहरहाल आगे इन्होंने कहा है कि इस मामले में ऐसी बातों को उठाया जा रहा है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वादी को ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की परमिशन नहीं दी जा सकती जो न्यायिक प्रक्रिया को नीचा दिखाए। ठोस सबूत होने चाहिए जिनका मुकदमे से सीधा संबंध हो। झूठ चाहे अदालत में चाहे सोशल मीडिया पर 1000 बार दोहराया जाए, सच नहीं बन जाता, सच सच रहता है। केजरीवाल ने यह भी तर्क दिया था कि जस्टिस शर्मा द्वारा दिए गए आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं, इसलिए भी उनको सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए। इसके बारे में जस्टिस शर्मा ने तर्क दिया और संजय सिंह मामले को याद दिलाया और कहा कि संजय सिंह को जमानत देने से इनकार करने के उनके आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। आरएसएस वाले अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाने को लेकर जस्टिस शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम राजनीतिक नहीं था। जितने भी कार्यक्रमों में गई थी, वक्ताओं को कानूनी मुद्दों पर बोलने के लिए बुलाया गया था। अतीत में इस देश के कई जज इसमें हिस्सा लेते रहे हैं। यानी इनका कहना है कि अतीत में ढेर सारे जज इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं, इसलिए हम भी गए थे तो कोई बुराई नहीं है। मुझ पर राजनीतिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाने के लिए यह आधार नहीं हो सकता कि मुझे इसमें आमंत्रित किया गया। ये कैसे कहा जा सकता है कि मैं वकीलों के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेती हूं और मेरा दिमाग बंद हो गया कि मैं मामले की निष्पक्ष फैसला नहीं कर पाऊंगी। जस्टिस शर्मा ने कहा कि जजों को न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। आपसी बातचीत में किसी भी राजनीतिक विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। बार और न्यायपालिका का संबंध केवल न्यायालय कक्ष तक सीमित नहीं है। बार एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित करना आम बात है। वादी को इस संबंध का आकलन करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। यानी मैडम आरएसएस से संबंधित संगठन के कार्यक्रम में जाने की बात को भी डिफेंड कर रही हैं और उसे सही भी ठहरा रही हैं। इन्होंने आगे कहा कि वकील कभी कभी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जब वकील अदालत में पेश होते हैं तो मामलों का फैसला उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है, न कि विचारधारा के चश्मे से। अब कौन कहे कि सारी बात तो यहीं पर अटक जाती है कि क्या योग्यता के आधार पर मामलों के फैसले हो रहे हैं, आदेश हो रहे हैं, या फिर राजनीतिक विचारधारा के चश्मे से। सौरभ दास ने 17 मामलों का आकलन किया था और पता चला कि सभी मामलों में लगभग मैडम ने महीनों महीनों की तारीख दी। एक पक्ष मौजूद नहीं है तो सुनवाई टाल दी गई, लेकिन केजरीवाल के मामले में पहली तारीख में सब हो गया, जबकि दूसरा पक्ष मौजूद ही नहीं था। निचली अदालत का आदेश पलट दिया गया। बहरहाल केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया था कि अमित शाह ने किसी टीवी कार्यक्रम में कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला आने पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, भले ही निचली अदालत से राहत मिल गई है। इस पर जस्टिस शर्मा ने कहा कि कोई भी राजनेता या केंद्रीय मंत्री अपने हिसाब से कोई भी राय व्यक्त कर सकता है, हम उनके बयानों के हिसाब से नहीं चलते। सब जानते हैं कि विपक्षी दल भी इस तरह के बयान देते रहते हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि निष्पक्षता जज के पक्ष में एक अंतर्निहित धारणा है। यानी अगर कोई जज है तो आप मान लीजिए ये माना जाएगा कि वो निष्पक्ष है, भले ही कुछ भी दिखता रहे। आगे कहती हैं कि ये कोई कानूनी आवश्यकता नहीं बल्कि नैतिक आवश्यकता है। अब सवाल तो यही है कि अगर नैतिक आवश्यकता
सकता है और इतने सारे विवाद हो गए हैं, इतने सारे तथ्य सामने आ गए हैं, तब भी आप सभी आरोपों को सही बताते हुए उसमें सकारात्मकता ढूंढ रही हैं। अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को केस से अलग करने से मना कर दिया और साथ ही साथ उन तमाम चीजों को सही ठहराया जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि ये केस से अलग हो जाए। चाहे आरएसएस से संबंधित संगठन के कार्यक्रम में जाना हो, चाहे बच्चों को सरकारी पैनल में वकील बनाना हो, चाहे अमित शाह का बयान हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के कोई और अन्य तर्क रहे हों। उधर पश्चिम बंगाल का चुनाव हर दिन एक नया विवाद लेकर आ रहा है। चुनाव आयोग जो कभी नहीं हुआ ऐसी तमाम चीजें पश्चिम बंगाल चुनाव में कर रहा है। कभी सुरक्षा बलों की सैकड़ों अधिकारियों के साथ बैठाकर मीटिंग होती है, ऐसी ऐसी तस्वीरें आती हैं जो अभूतपूर्व है। कभी एसआईआर में ऐसे ऐसे नियम ठोक दिए जाते हैं जो कहीं भी नहीं लगाए गए। बाकी प्रधानमंत्री को तो आप जानते ही हैं, उनके लिए आदर्श आचार संहिता वगैरह ये सब का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी नियम कानून तो उन लोगों पर लागू होता है ना जो पैदा हुए हो, यानी जो बायोलॉजिकल हो, जो नॉन बायोलॉजिकल है, जो अवतारी पुरुष है, उस पर आदर्श आचार संहिता या फिर कोई भी नियम कानून लागू कैसे हो सकता है? तभी तो न पीएम केयर फंड वाला लागू होता है, न इलेक्टोरल बॉन्ड का लागू होता है। कोई नियम कानून लागू नहीं हो सकता भाई। लेकिन फिर भी देश के तमाम नागरिक हैं जो इस उम्मीद और आस में बैठे हैं कि चुनाव आयोग कभी तो रीढ़ दिखाएगा, कभी तो बताएगा कि अरे मैं जिंदा हूं जी। इस उम्मीद के साथ देश के 700 से ज्यादा पूर्व अफसरों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा। इन्होंने लिखा है कि हमें बहुत चिंता है कि आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन खुद प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। आपको याद तो है ही, हाल ही में लोकसभा में परिसीमन संबंधी बिल प्रस्तुत किया गया था और इसके गिरने पर प्रधानमंत्री से लेकर पूरा अक्खा भाजपा सिस्टम और गोदी मीडिया लगातार झूठ बोल रहे हैं कि महिला बिल गिर गया। वही झूठ फैलाने प्रधानमंत्री भी आए थे और सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग उन्होंने इस झूठ को प्रचारित करने में किया। लेकिन अभी बात उस झूठ की नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं सरकारी व्यवस्था के दुरुपयोग की। इन लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया वो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। यानी दूरदर्शन हो या ऑल इंडिया रेडियो, ये जनता के टैक्स के पैसे से चलता है और इसका प्रयोग आदर्श आचार संहिता के दौरान करना आधिकारिक तंत्र का उपयोग करके पक्षपातपूर्ण चुनाव प्रचार करने के बराबर है। अपने पत्र में इन लोगों ने कहा है कि भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने जो किया यह सत्तारूढ़ पार्टी को अनुचित लाभ देने वाला काम है जो कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल कमजोर करता है। वैसे आपको याद दिला दें, हुजूर के पीछे तिरंगा था। पिछले दिनों सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस इन सब ने भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सवाल उठाया था और अब 700 से अधिक देश के जिम्मेदार नागरिकों ने सवाल उठाया है। साथ ही साथ जो चुनाव आयोग की ही बात है, चुनाव आयोग को याद दिलाई जा रही है, उसको ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि 18 अप्रैल 2026 को राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया यह आदर्श आचार संहिता का खुला और स्पष्ट उल्लंघन है, घोर उल्लंघन है। यह भाषण सीधे सीधे सरकारी जनसंचार माध्यमों से प्रदर्शित किया गया। ये कार्य पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है, आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। इन्होंने याद दिलाया है कि चुनाव आयोग आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जो गाइडलाइन लिखा है आपने, हम आपको वही याद दिलाना चाहते हैं। यानी चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए आचार संहिता के जो नियम तय किए हैं उसी को याद दिलाया जा रहा है। इन नियमों में कहा गया है कि केंद्र या संबंधित राज्य या राज्यों में जहां भी चुनाव है वहां सत्ताधारी दल कान खोलकर सुने, यानी ध्यान से सुने। वो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कोई शिकायत ना आए कि चुनाव प्रचार के उद्देश्य से आपने किसी भी सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि मंत्रीगण यदि अपनी आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं तो उससे चुनाव प्रचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान आधिकारिक मशीनरी या अधिकारी कर्मचारियों का उपयोग नहीं होना चाहिए। सरकारी परिवहन यानी सरकार के पैसे से चलने वाला कोई भी वाहन हो, वो विमान हो उड़ने वाला, चाहे जमीन पर चलने वाला, चाहे सरकारी मशीनरी हो, चाहे कर्मचारी हो, इसका उपयोग पार्टी के प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए, किसी के लिए प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ समाचार पत्र हो या अन्य कोई भी मीडिया संस्थान, मीडिया व्यवस्था जो कि सार्वजनिक खर्चे से चलता है, यानी जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, वहां पर विज्ञापन जारी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए जिससे सत्ताधारियों को लाभ मिले। सरकारी जन सूचना माध्यम में कोई भी ऐसी बात न आए जिससे सत्ता में बैठे लोगों को अनुचित लाभ मिले। यानी चुनाव आयोग ने ये बातें खुद ही राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स के लिए लिख कर रखा है, परंतु शायद खुद ही भुला गया लिख के। अब इन चीजों को याद दिलाते हुए 700 से ज्यादा पूर्व अफसरों और अन्य लोगों ने कहा है कि इस शिकायत का तुरंत संज्ञान लीजिए और नरेंद्र मोदी ने जो किया है, भाषण में बोला है और जिस तरह से बोला है उसकी जांच शुरू कर दीजिए। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है उसकी जांच करिए और आवश्यक कार्यवाही करिए। और क्या कर रहे हैं इसके बारे में हमको जल्द से जल्द बताइए। इन्होंने ये भी कहा है कि यदि ये राष्ट्रीय संबोधन
चुनाव आयोग की अनुमति से दिया गया था, तो बाकी के राजनीतिक दलों को भी राष्ट्रीय मीडिया पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए समान समय दिया जाना चाहिए। यानी अगर चुनाव आयोग ने परमिशन दिया था कि जाइए आप भाषण दीजिए मोदी जी, सरकारी चैनलों पर भी दिखाइए, तो ये वही अवसर बाकी के राजनीतिक दलों को भी मिलना चाहिए। और यदि चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दिया था, बिना परमिशन के ये भाषण दिया गया और सरकारी व्यवस्था से दिखाया गया और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, तो चुनाव आयोग इस भाषण को सभी आधिकारिक अभिलेखों और सरकारी वेबसाइट और मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का निर्देश दे और जो उल्लंघन किया गया है उसके लिए अन्य उपयुक्त निवारक कार्यवाही करनी चाहिए। हमें विश्वास है कि आयोग इस शिकायत को उतनी ही गंभीरता और तत्परता से लेगा जितनी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप आवश्यक है। यानी इन 700 से अधिक पूर्व अधिकारियों, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग से ये उम्मीद है कि चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही करेगा। अब आप जनता को केंचुआ से कितनी उम्मीद है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सवाल तो ये है कि जिस ज्ञानेश कुमार को इस कुर्सी पर बिठाने के लिए गुजराती जोड़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, नया कानून बना दिया, जो ज्ञानेश कुमार स्पष्ट रूप से बीजेपी के हित में आए दिन कुछ भी बोलते और करते हुए नजर आते हैं। तमाम फैसले लिए जाते हैं और टाल दिए जाते हैं बीजेपी के हक में। बार बार यह आरोप लगता है जिन्होंने सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया, वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोई कार्रवाई करेंगे, वो भी अमृत काल में। इसकी उम्मीद उतनी ही है जितनी हर खाते में 15 लाख मिलने की। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।